Hello and welcome to Income Tax Gurukul. So, in the PGBP chapter, we are going to start a very good topic that is depreciation. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी होने वाला, लेंथी भी है। तो आप घबराइए मत, डरिए मत। शुरू में बहुत ही इजी चलेगा, बहुत ही स्मूथ चलेगा, सब लोगों को पूरा समझ में आएगा। बाद के कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे आपको अटेंशन देने की जरूरत है, बट उन टॉपिक को भी वो भी बहुत इजी है। हम पूरा उसको लॉजिकल वे में करेंगे तो इजी लगेंगे, लेकिन उसके लिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं शुरू के एक दो क्लासेस में, उसमें पूरा आपका अलर्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स पूरे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही वो सब चीजें हमें समझ में आ सकती है। तो डेप्रिसिएशन की बात करते हैं हम लोग। तो डेप्रिसिएशन के पहले मैंने सेक्शन 30 और 31 बताया था। उसमें बताया था कि कैपिटल रिपेयर्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो अलाउड नहीं रहता एज एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होता। तो उसके अंदर क्या था, जो भी कैपिटल आपने एसेट खरीदा है उसमें एक्सपेंडिचर में को एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं करते, बल्कि उस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब, मान लो आपने कोई 10 लाख की मशीन खरीदी। 10 लाख की मशीन पे आपको 10% का डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा जिस साल आपने खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल 10% नहीं मिलेगा, अमाउंट तो ज्यादा होगी या कम होगी वो हम डिस्कस करेंगे। 1 मिनट के लिए मान लो कि 10%, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपये डेप्रिसिएशन मिलेगा। 9 लाख रुपये बच गए, अगले साल फिर 10% मिलेगा। ऐसे करके डेप्रिसिएशन निकालने के डब्ल्यू और एसएलएम दो तरीके होते हैं। मोस्टली हमारा इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ डब्ल्यू को ही अलाउ करता है। एसएलएम भी है जो कहीं होगा, जो बार बार में हम बता देंगे कि यहाँ पे एसएलएम का भी आप यूज कर सकते हो। वहाँ पे एसएससी की चॉइस रहेगी कि एसएलएम यूज करना चाहता है, डब्ल्यू यूज करना चाहता है। तो मोस्टली डब्ल्यू को ही एज ए डेप्रिसिएशन का तरीका यूज करते हैं। तो हर साल आपको पूरी में से कुछ अमाउंट आपको मिलती रहेगी। बट कल मैंने एक छोटा सा ये भी जिक्र किया था, एक सेक्शन जिसके अंदर पूरा का पूरा 100%, जैसे 10 लाख की मशीन खरीदी, वो कुछ 14 मैंने बताए थे बिजनेस टाइप है। उन बिजनेस में अगर आप पढ़ते हो तो पूरा का पूरा 100% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में ही। तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन पहला मिल जाएगा, तो 10 के 10 लाख मिल जाएंगे पहले साल ही माइनस करने को। और जब डेप्रिसिएशन माइनस करने को मिल गया, मतलब एक्सपेंस माइनस करने का मिल गया, मतलब उसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इनकम है वो कम हो गई टैक्सेबल, तो टैक्स भी हमारा कम हो जाएगा इनकम के कम होने के साथ ही। लेकिन अगर धीरे धीरे करके आपको हर साल 10-10, 15-15% मिलते, तो उस एसेट की वैल्यू को हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम कम करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, तो उसमें सबसे पहले यही बात आती है कि डेप्रिसिएशन इज एक्चुअली डिमिन्यूशन और एग्जॉस्टिव इन वैल्यू ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट। जब कैपिटल एसेट को हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा धीरे धीरे कम होती रहती है, तो उसके नाम पे डेप्रिसिएशन मिल जाता है। एक मशीन 10 लाख की आपने पहले साल ली, तो जरूरी नहीं कि दूसरे साल उसकी सेकेंड ईयर उसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी। तो सेकेंड ईयर उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम रहेगी, तो उसमें 10% या 20% का जो डेप्रिसिएशन मिलके उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो देखा जाए तो डेप्रिसिएशन हमारा टैक्स को कम करने में हेल्प करता है, टैक्सेबल इनकम जो होती है उसको कम करने में हेल्प करता है। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब डेप्रिसिएशन क्लेम कैसे करना, अकाउंट में हम कैसे क्लेम करते हैं, उससे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट कैसे मानता है, वो टोटली अलग है। वो हमें पूरा डिटेल में समझना है। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब इनकम को कम कर रहा है, टैक्स को कम कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो होने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ द वे है जिससे हम अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज और इसने स्पेशली दी है कि जो डेप्रिसिएशन है दैट इज कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं, कंपलसरी रहेगा। मान लो कि वही एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 10 लाख की मशीन थी, और भाई मैंने मशीन ले ली फर्स्ट ईयर, और इसमें मिलता है 10% का। ठीक है, डब्ल्यू 10% का मिलता है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर मैंने इसको यूज किया, मैंने डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट, अपनी बुक्स के अंदर, अपने आईटीआर में, आईटीआर जो रिटर्न फाइल करने के टाइम पे क्लेम नहीं किया, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। मैंने कहा कि मैं नहीं क्लेम करना, मैं तो पूरा का पूरा टैक्स दूंगा, मैं नहीं क्लेम करूंगा। दूसरे साल भी भाई मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ना कोई भी, मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा ही नहीं, मुझे नहीं करना। तीसरे साल भाई मेरी जो सारी अमीरी थी वो निकल गई। अब मुझे कहा कि भाई मुझे तो डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, प्लीज 10 लाख
था उस पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने क्लेम नहीं किया, थर्ड ईयर भी, तो टोटल देखा जाए तो पूरे का 3 साल का मेरा डेप्रिसिएशन क्लेम करवा दो। अपने चार्टेड अकाउंटेंट को बोलूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट बोलेगा नहीं, आपका जो फर्स्ट ईयर आपने क्लेम किया या नहीं उस चीज से में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर भी आपका क्लेम हो गया, सेकंड ईयर भी क्लेम हो गया, थर्ड ईयर भी जो फर्स्ट सेकंड ईयर की जो डब्ल्यू आएगी उसके ऊपर ही आपको मिलेगा, ना कि पूरे 3 साल का। पूरे 2 साल का तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी क्लेम हो गया है, आपने उसको क्लेम किया हो या नहीं किया उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया है कि वो क्लेम हो चुका है, अब उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो वही है जो एक्सप्लेनेशन 5 है वो ये बताता है, एक्सप्लेनेशन 5 कि डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी मेड कंपलसरी। ठीक है, कंपलसरी इसका डिडक्शन करना पड़ेगा, वेदर और नॉट द एसएससी हैज क्लेम द डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इज इनकम। उसने अपनी इनकम में उसका कंप्यूटेशन के टाइम पे उसको क्लेम किया है कि नहीं, हमने मान लिया, डिपार्टमेंट ने मान लिया, वो क्लेम कर लिया है, और आगे उसको अगर वो पिछले 2-3 साल का क्लेम करना चाहे तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो डेप्रिसिएशन को गाइड करने के लिए ना रूल 5 है इनकम टैक्स एक्ट का, नॉट इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स का रूल 5, जो आपको बताता है कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। बहुत सारी चीजें डेप्रिसिएशन के बारे में रूल 5 ही आपको बताता है। अब उसमें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो अब पहली बात यह है कि एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम मस्ट बिलोंग टू इन कैटेगरी में से होना चाहिए। एसेट जहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो, तो टेंजिबल एसेट के अंदर तो बेटा बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, बट नॉट लैंड। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। ठीक है, और इसी तरह जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, किसको छोड़ के, गुडविल को, नॉट बीइंग गुडविल, गुडविल नहीं आएगी, बाकी सब जितने भी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी तरह का बिजनेस और कमर्शियल राइट और सिमिलर नेचर, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है, लेकिन गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। तो टेंजिबल में लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखा जाए तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है। ऑलमोस्ट लैंड की कीमत या तो उतनी ही रहती है, या फिर उसकी लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिसिएट ही करती है, घटने के चांसेस कम ही रहते हैं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाता। इसी तरह गुडविल के ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं, तो गुडविल पे कुछ टाइम पहले तक मिलता था, लेकिन अभी रिसेंट में इसको देना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन दो चीजों पे मिलेगा, एक तो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, और इनटेंजिबल के अंदर ये जो मैंने नाम लिखे हुए हैं सबके अंदर। और डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट कैन नॉट बी क्लेम, यहाँ पे ध्यान रखो आप, इनके अलावा किसी भी कैपिटल एसेट का आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली जो कैपिटल एसेट हो इन्हीं के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट की डेफिनेशन इतनी बड़ी है बेटा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी। इवन हमारी जो बुक्स हम जो मेंटेन करते हैं ना, हमारे पास बुक्स है या फिर कोई भी हमने बुक बाय करी, जैसे कि मान लो कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ के साथ आपको ट्यूशन भी दे रहा हूँ, ट्यूशन दे रहा हूँ, तो मुझे हर बार अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैगजीन, मैनुअल्स और बुक्स खरीदनी पड़ती है। तो वो बुक है, वो भी मेरा एक पार्ट ऑफ द एसेट है, और उसको मैं एज ए प्लांट के अंदर पार्ट बनेगा, प्लांट के अंदर उसका पार्ट फॉर्म होगा जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, तो नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द कॉस्ट ऑफ लैंड, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर है, बिल्डिंग के अंदर सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर आता है जो लैंड के ऊपर बना है। ठीक है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, लेकिन लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है। इसी तरह प्लांट की डेफिनेशन है वो सेक्शन 43(3) के अंदर बताई गई है, उसमें प्लांट की डेफिनेशन शिप आती है, व्हीकल्स आते हैं, बुक्स आते हैं, साइंटिफिक एपरेटस, सर्जिकल इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज आती है। इवन जो प्लांट के अंदर है ना, पार्ट ऑफ प्लांट भी आता है, जैसे एक मशीनरी है उसमें इंजन है, व्हीकल है, व्हीकल हमारे प्लांट का पार्ट है, तो उसका इंजन भी ना उसका पार्ट है ना जो प्लांट का, वो प्लांट के अंदर ही आता है। मशीन इंक्लूड पार्ट ऑफ मशीनरी एंड बिल्डिंग इंक्लूड पार्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर भी पार्ट ऑफ बिल्डिंग आते हैं, मशीन के अंदर भी मशीन के पार्ट सबके आते हैं उनके अंदर। ठीक है, इसी तरह जो बिल्डिंग के अंदर रोड, ब्रिज, वेल्स, ट्यूबवेल्स सब कुछ बिल्डिंग के अंदर आता है। तो जो मैंने दो कैटेगरी बताई है, सिर्फ इन्हीं के अंदर डेप्रिसिएशन मिलेगा, टेंजिबल एसेट में बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट में जो मैंने बता दिया गुडविल के ऊपर नहीं मिलेगा। तो ये दो चीजें ही रहेंगी जहां पे डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कैपिटल एसेट है तो वहां पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हो सकता। लेकिन मैं बता दूं कि जितने भी कैपिटल एसेट है सारे इसी पार्ट के अंदर क्लेम कवर हो जाएंगे,
ठीक है, जिनमें से मोस्टली मैंने प्लांट के अंदर बताया कि मोस्टली ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, एसेट एक्चुअली यूज्ड बाय द एसएससी, एसएससी ने यूज किया होना चाहिए। जैसे मान लो आपने फॉर द ईयर 21-22 के अंदर एक एसेट परचेज किया, परचेज तो कर लिया, परचेज तो कर लिया और परचेज करके अपने गोडाउन में रख दिया, फैक्ट्री में रख दिया उसको, और उसको यूज कुछ नहीं किया। तो यूज नहीं किया, यूज नहीं किया तो उस साल के अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इन 21-22 में। तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए यूज करना बहुत ही जरूरी है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको यूज करने आनी चाहिए। तो एसेट मस्ट बी पुट टू यूज, एसेट मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम पे आप उसको पुट टू यूज होना ही चाहिए। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द पीरियड ऑफ यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, ठीक है, अब आपने यूज किया ये 1 जनवरी 2022 को आपने यूज करना शुरू कर दिया, पुट टू यूज कर दिया उसको। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन मिलेगा ये 3 महीने का, यहाँ पे 9 महीने का 9:3 में आप डिवाइड करोगे कि पूरे साल का इतना मिलना चाहिए था, लेकिन पूरे साल तो हमने ये तो यूज ही नहीं किया तो सिर्फ इतना मिलेगा। प्रपोर्शनल रेट में नहीं मिलता, ये इसके अंदर लिखा है, इज नॉट प्रपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज। अगर एसेट एक्वायर किया गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर नॉट पुट टू यूज इन द सेम ईयर, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब उसके बाद कोर्ट ने कुछ बताया कि देखो भाई ऐसा है, हर चीज आप जो बाय कर रहे हो उसको पुट टू यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी आप फैक्ट्री में जाओ, किसी भी ऑफिस प्रेमाइस पे जाओ, किधर भी कमर्शियल प्लेस पे जाओ, आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखे मिलेंगे, जो कोने कोने पे जगह जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, उनका काम क्या होता है, जैसे अगर एक्सीडेंटली आग लग जाए बिल्डिंग में तो उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज उसको यूज करने की जरूरत नहीं, और भगवान चाहे कि उसके यूज करने की जरूरत भी ना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनको यूज करने की जरूरत नहीं, तो पुट टू यूज तो कर ही नहीं सकते, तो उन डिवाइस के अंदर पुट टू यूज देखने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट ने कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं कोर्ट ने, जहां पे कोर्ट ने बताया कि एसेट कैन बी सेट टू बी इन यूज, उनको बोल दिया जाएगा कि यूज में ही है, even they are kept ready for use. For example, equipment or fire extinguisher can be capitalized for ready to use. In such case, use embraces both active use और passive use. उसमें काफी काम चल जाएगा, पैसिव यूज भी बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, बस ऐसा ये जरूरी है। ठीक है, आपने ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर परचेज कर अपने घर पे पर्सनल यूज के लिए रख लिए तो नहीं, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दो चीजें मैंने अभी तक बताई है कि किस किस केस में आपको बेनिफिट डेप्रिसिएशन क्लेम होगा, और यूज बाय एसएससी होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अगर बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, लॉजिक है ये तो। ठीक है, अगर एसेट को 180 दिनों के लिए कम यूज किया है तो डेप्रिसिएशन मान लो, 1 मिनट के लिए एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। ठीक है, मान लो एक एसेट है, एसेट कितने का है, 10 लाख का। ठीक है, और इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा 10%। तो इस पे पहले साल कितने का डेप्रिसिएशन मिलेगा, 1 लाख का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने एसेट परचेज किया, ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। ठीक है, ये है फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर। अगर आपने इसको यूज परचेज तो कर लिया, उस चीज से में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुट टू यूज हमने कब किया, 1 जनवरी 2022 में किया, और ये कितने दिन हुए यहाँ से देखा तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो देखा जाए तो 30, 60, 90, 92 डेज हो गए। अगर एसेट इज यूज लेस देन 182 डेज, अगर 180 दिन से यूज किया गया है तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है उसका सिर्फ आधा ही मिलेगा, मतलब 10% ना मिलके कितना मिलेगा, सिर्फ 5%, और 5% कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए। समझ में आ गया। अगर एसेट का यूज
एक्वायर कर लिया एसएससी ने उस साल में, लेकिन उसको यूज करना, पुट टू यूज कब किया, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, अगर वो लेस देन 180 डेज है ना, अगर 180 दिन से कम है, तो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द 50% ऑफ अलाउेबल डेप्रिसिएशन। अलाउेबल डेप्रिसिएशन कितना था, 10%, अब कितने पे अलाउ किया गया, सिर्फ 5%, उसका 50% कर दिया, 10% का 50% कितना गया, आधा कर दिया ना, तो आधे पे अलाउ किया जाएगा फॉर द ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे, बताएंगे पूरा। इट इज सिग्निफिकेंट दैट रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ओनली टू ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। ईयर ऑफ एक्विजिशन में ही वो अप्लीकेबल होता है, नॉट फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, बाकी के साल में आप नहीं देखते। चलो अब आपके दिमाग में दो तीन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले यही है कि ईयर ऑफ आपने 21-22 में अपने उसको परचेज किया, 21-22 में परचेज करके आपने 22-23 में भी उसको यूज करना नहीं शुरू किया, 23-24 की बात करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं 23-24 की, 23-24 की। यहाँ पे 1 जनवरी 24 में शुरू किया, तो यहाँ पे देखा जाए इस प्रीवियस ईयर की, कौन सा प्रीवियस ईयर, 23-24 का जो प्रीवियस ईयर है, उसमें भी हमने लेस देन 182 डेज ही तो करा, तो इसमें हमें 182 डेज नहीं देखना है, तो इसमें सीधा सीधा लिखा है बेटा, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ओनली द ईयर नॉट द सब्सिक्वेंट ईयर। बाकी के साल में पूरा का पूरा आपको डेप्रिस जितना भी पूरा का पूरा, बाकी के साल में पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन की जो भी वैल्यू थी 10% हो तो 10% मिलेगा, उस पर हमें नहीं देखना है। लेकिन ये जरूर देखना कि यूज कब शुरू किया। अब इसने 2021 में खरीदा था, 22 में खरीदा था, उस साल भी नहीं यूज किया, नेक्स्ट ईयर भी, तो 23 में इसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 180 डेज भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि जो सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें 180 डेज देखने की जरूरत नहीं है, सीधा पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिला है। ये बात भी समझ में आ गई कि जिस साल हमने परचेज किया और उसी साल पुट टू यूज किया और उस दिन 180 डेज से कम है, तो उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हाफ कर दी जाएगी। अब आप पूछोगे कि सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, अगर पुट टू यूज ये अगर 180 दिन से ज्यादा है तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन, अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो आधा कर देंगे 50%, मान लो 20% है तो इसका आधा 10% हो जाएगा, अगर 15% इसका आधा 7.5% हो जाएगा। लेकिन अगर 180 दिन के बराबर है तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, हमें उसको आधा करने की जरूरत नहीं है। जब ये 180 डेज से लेस है तभी आधा करना, अगर 180 दिन के बराबर है या उससे ज्यादा है तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का क्लेम मिल जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, बाद में दिक्कतें करती हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगर एसेट को इज नॉट एक्सक्लूसिव यूज नहीं किया बिजनेस के लिए बट फॉर अदर पर्पज एज वेल, बिजनेस के लिए तो करा ही करा है बट दूसरे पर्पज के लिए, तो जो डेप्रिसिएशन अलाउड होगा वो तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में अलाउड होगा। ये तो पता ही है बेटा, ये तो लॉजिक सी बात है कि भाई आपने एक एसेट को बिजनेस के लिए भी यूज किया और पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज किया, तो उस केस में एसएससी वुड बी इंटाइटल्ड डेप्रिसिएशन और वो उसका प्रोपोर्शनल रेट होगा, और सेक्शन 38 का, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, पहले भी जो वीडियो है उसमें भी मैंने बता दिया था। तो ये आपको समझ आए, एक लॉजिकल थिंग है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक नई बात करते हैं, डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स व्हिच आर एक्चुअली वर्कड और यूटिलाइज्ड बाय एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पे बात करते हैं लेसी की और लाइसेंसी की। जब आप लीज पे देते हो तो मेरे पास मान लो कि मैं एक मिस्टर ए हूं, मेरे पास मिस्टर ए और मैंने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को दे दी, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। मेरी प्रॉपर्टी लीज पे दे दी बिल्डिंग, तो मिस्टर बी ने बिल्डिंग मुझे लीज रेंट दे रहा है मिस्टर बी, तो मिस्टर बी तो अपना एक्सपेंस में क्या क्लेम करेगा, लीज रेंट, और मिस्टर ए क्या क्लेम करेगा, उसकी इनकम हो जाएगी लीज रेंटल और प्लस डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा कौन, लेसर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, ना कि लेसी।
यही है। डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन टू द ओनर, ओनर को अलाउड होगा, लेसर को अलाउड होगा, हु लेट हिज बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर, अगर उसने अलाउ किया है तो, ठीक है। तो आगे बात आ गई एसएससी मस्ट ओन द एसेट, यही बात आ गई। तो अभी तक हमने दो कंडीशन पढ़ ली है, एक बार जस्ट आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पहली कंडीशन तो ये है कि इनमें से किसी एक के पास होना चाहिए टेंजिबल नॉन टेंजिबल। दूसरी बात पुट टू यूज हमें देखना डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए, जिस साल आपने परचेज कर लिया बट पुट टू यूज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट होल और पार्सली, ये दिस इज द थर्ड कंडीशन, एसएससी का ओनर होना जरूरी है। इन केस बिल्डिंग, एसएससी मस्ट own the superstructure and not assess the land on which building is constructed, एसएससी को सुपरस्ट्रक्चर ओन करना चाहिए, तो लैंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसका सुपरस्ट्रक्चर उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका जिक्र शुरू भी किया था। जो एक तो होता है लीज, एक किसी तरह ना हायर परचेज होता है, इसके बारे में ना हम बाद में भी पढ़ेंगे। हायर परचेज, तो लीज में क्या होता है कि आपने मान लो 10 साल के लिए लीज ले ली, 1 मिनट के लिए मान लो 10 साल के लिए, तो हर साल आप कुछ लीज रेंटल प्रोवाइड करोगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, काफी कंट्रोवर्शियल है, बहुत सारे केस लॉज इसके ऊपर आ चुके हैं। ऐसा होता है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये, तो लीज में देखो एक तो लेसर होता है, लेसर वो होता है जो लीज में देने वाला, एक लेसी होता है जो लीज पे ले रहा है। इसी तरह हायर परचेज, हायर परचेज में क्या था, जो परचेज करने वाला होता है, हायर वेंडर जो हायर पे उस पे देने वाला है, ठीक है। हायर परचेज, अब दोनों को एक बार समझ लो आप क्या है। आपने अकाउंटेंसी में इसको पूरा पढ़ा होगा, बट अकाउंटेंसी की बहुत सारी चीजें यहाँ पे उतनी सिंपली नहीं लगती जितनी अकाउंटेंसी में आपको दिखती है। तो इसमें क्या रहता है, हर महीने आप लीज रेंटल दोगे, ठीक है, और 10 साल के बाद ये वापस से प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, लेसर। तो यहाँ पे ओनरशिप किसके पास रहेगी, लेसर के पास। तो इस केस के अंदर लीज वाले केस के अंदर डेप्रिसिएशन मिलता है हमेशा लेसर को, लेसी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ये बात आप कांट बांध लो। नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू एसएससी, यहाँ पे लिखो नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसएस डज नॉट ओन बट ओनली यूज फॉर हायर और पर्पज ऑफ हिज बिजनेस, उसने उसको हायर कर लिया है, यूज करता है बिजनेस के लिए, ओन नहीं करता। ओनर होना चाहिए एसएससी को, इसलिए यहाँ पे उसको अलाउड नहीं होगा। बट इन हायर परचेज में क्या होता है मैं बताता हूँ। हायर परचेज में क्या होता है, जैसे आपने एक प्रॉपर्टी आपको मिल गई 10 साल के लिए, तो हर साल आपको उसको पैसे देने हैं, एक डाउन पेमेंट करने। जैसे गाड़ी आप ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो बैंक के थ्रू ले रहे हो, तो आप कुछ डाउन पेमेंट करोगे, 10 लाख की गाड़ी ले तो कुछ 2 लाख की डाउन पेमेंट, बाकी का 8 लाख आपने बैंक करा दिया। तो वो आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है हर महीने, उसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट भी रहेगी और इंटरेस्ट भी रहेगा। और आफ्टर सम टाइम, जैसे मान लो कि 5 साल का आपने लोन लिया तो 5 साल तक इंस्टॉलमेंट भरनी है। उसके बाद अगर आपने इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम भरते गए तो 5 साल के बाद गाड़ी आपकी हो जाएगी, ठीक है। हायर परचेज का जैसे वैसे की तरह है, अगर आपने नहीं भरा तो बैंक की गाड़ी है, बैंक वाले उसको उठा के लेके चले जाएंगे। लेकिन ओनरशिप तो आपके, होम लोन लेते हो, होम लोन के अंदर पहले दिन से ही घर तो आपका ही है, आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, उसमें प्रिंसिपल भी रहेगा, इंटरेस्ट भी रहेगा, और आपने कुछ डाउन पेमेंट करके होम लोन ले रखा है। जब आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी तो ओनरशिप किसके नाम पे आ जाएगी, आपकी खुद के नाम पे आ जाएगी। तो जब ओनरशिप खुद के नाम पे आ जाएगी तो यहाँ पे हायर परचेज के अंदर जो लेसी रहता है उसको डेप्रिसिएशन क्लेम करना अलाउड रहता है, लेसर को डेप्रिसिएशन क्लेम करना अलाउड नहीं रहता। यहाँ पे तो समझ में आता है कि ठीक है उसको एक्चुअली ओनरशिप, बट यहाँ पे समझ में नहीं आता लेसर को क्यों दिया, लेसी को क्यों नहीं दिया। लेकिन यही हमारा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ फाइनेंसिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज के अंदर लेसर को, जो प्रॉपर्टी को लीज पे देता है, उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, ना कि जो प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है। बल्कि हायर परचेज के केस में एक 1943 का जो आजादी से पहले का टाइम का कुछ उन्होंने सर्कुलर था, उसके बिहाफ पे ये था कि अगर हायर परचेज में एक्चुअल ओनर माना जाता है जो हायर परचेजर है उसको, ना कि हायर सेलर है उसको, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर परचेज के बारे में फिर से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसर ये कंफ्यूज करता है हमेशा, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट
wholly owned by the SSC, but in respect of assets partly owned by him and used for the business of प्रोफेशन। तो ये कह रहा है कि एसेट जरूरी नहीं कि होली ओन्ड, अगर पार्टली ओन्ड भी है और उसने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, तो उस केस में भी डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। अब कंप्यूटेशन की बात करेंगे तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट हमने जो पढ़ी थी कि जो फर्स्ट एक बार रिवाइज करा दूं, फर्स्ट हमने पढ़ी थी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट होने चाहिए। टेंजिबल के अंदर लैंड नहीं आती, इंटेंजिबल के अंदर गुडविल्स नहीं आती। उसके बाद एसएससी का जो एसेट है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए, पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। तीसरी एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द एसेट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ब्लॉक ऑफ एसेट पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हमेशा डब्ल्यूडीवी पे, हमेशा रिटर्न डाउन जो वैल्यू होती है उस पर कैलकुलेट करते हैं। बट पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग के अंदर एसएससी के पास ऑप्शन रहता है कि एसएलएम यूज करे या डब्ल्यूडीवी यूज करे, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर उसने जो भी मेथड यूज किया उसके पास ऑप्शन है, अगर उसने एसएलएम यूज किया तो फिर वो एसएलएम ही उसको यूज करना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर डब्ल्यूडीवी यूज किया तो फिर हमेशा उसको डब्ल्यूडीवी ही यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सच ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर 139(1) ऑफ द असेसमेंट ईयर रिलेटेड प्रिपरेशन इसमें जनरेट इट बिगन टू जनरेट पावर। और यहाँ पे इसके आगे भी लिखा कि once exercise shall be final and apply to all subsequent असेसमेंट। बाकी के जितने भी असेसमेंट हुए पावर जनरेटिंग कंपनी के अंदर, जो पावर जनरेशन कंपनी रहती है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा मेथड यूज करना है डेप्रिसिएशन का। लेकिन जो आपने यूज किया एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगाया वो एक बार आपने यूज कर लिया, फिर हमेशा आपको वही यूज करना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अलोक ऑफ एसेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स गुरुकुल। धन्यवाद।